नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। संसद पर आज पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे इस बात का जो उनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं लगातार पिछले कितने दिनों से, जो गौतम अडानी के उनसे जो संबंध हैं उनको लेकर, और खासकर जब राहुल गांधी ने उनके ऊपर जिस तरह का हमला किया संसद में, और उसके बाद जाहिर है जवाबदेही उनका फर्ज भी बनता था कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता ने उनसे ये सवाल किया है कि रिश्ता क्या कहलाता है। उन्होंने सीधे सीधे जो सवाल किए उनके जवाब नहीं दिए। अब यहाँ पर दलील ये दी जा सकती है कि क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे नरेंद्र मोदी, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इसके अलावा आप ये देखिए कि सिर्फ गौतम अडानी का नाम लिए बगैर तमाम तरह के हमलों का जवाब भी दिया, बल्कि मैं कहूँगी उससे ज़्यादा अंग्रेजी में एक लफ्ज़ होता है कॉम्बैटिव होना। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनके हमलों का जवाब देने के बजाय सीधे उल्टा पलटवार कर दिया राहुल गांधी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और ये कह दिया कि उन्हें हार्वर्ड बड़ा पसंद है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उन्हें बड़ी पसंद है, और वो दिन दूर नहीं जबकि पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में कांग्रेस की बर्बादी पर अध्ययन हो रहा होगा। तो ये भाषण तमाम हम भी आपको कुछ इसके हिस्से सुनवाएंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम चैनलों पे आपने लाइव ब्रॉडकास्ट देख लिया होगा। नरेंद्र मोदी कोई राहुल गांधी नहीं है कि देश और दुनिया को पता ही नहीं लगेगा कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर क्या कहा, संसद के बाहर क्या कहा। पूरे तरीके से उनके तमाम भाषणों का ब्लैकआउट किया जाता है, जैसे उनकी बाकायदा 150 दिनों की यात्रा, लगभग 4000 किलोमीटर की जो यात्रा है, वो आपको ऑल्टरनेट मीडिया जिसे कहा जाता है वहीं पर नजर आई होगी। कुछ कुछ हिस्सों में या क्षेत्रीय मीडिया जो है उसने कवर किया होगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या खास बातें रही नरेंद्र मोदी के भाषण की, इससे भी ज़्यादा जो बहुत ही हैरान करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी के भाषण के 18 से 19 हिस्से हटा दिए गए हैं। लोकसभा के रिकॉर्ड से स्पीकर ने 18-19 हिस्से हटा दिए हैं, क्योंकि राहुल गांधी वो साबित नहीं कर पाए, उनके पास कोई सबूत नहीं है जो उन्होंने आरोप लगाए हैं संसद में। यानी जनता के जरिए चुना गया एक सांसद अगर कहता है कुछ संसद में तो उसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया। लेकिन क्या इसको पब्लिक मेमोरी जो है, जो लोगों की याददाश्त है, आपकी हमारी याददाश्त में जो कैद हैं वो बातें जो राहुल गांधी ने कही, क्या वो हटा सकती है ये सरकार? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संसद के रिकॉर्ड से इतनी महत्वपूर्ण बात को हटा दिया। अब जब उन्हें एक्सपंज कर दिया गया उन बातों को, तो नरेंद्र मोदी आखिर जवाब भी क्या देते उसका? ये बातें रिकॉर्ड से हटा दी गई हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी याददाश्त और हमारे जहन से नहीं हटाई जा सकती। इसलिए मैं आपको अब से कुछ ही पलों में बताऊंगी कि राहुल गांधी ने कौन से वो 7 महत्वपूर्ण सवाल पूछे, जो कि जिसका जो जवाब है वो सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरा देश जानना चाहता है, देश का हर नागरिक जानना चाहता है। राहुल गांधी ने इन बयानों को ट्वीट भी किया, बयान के इस हिस्से को। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, और ख़ास जैकेट भी नरेंद्र मोदी पहनकर आए राज्यसभा में चर्चा के दौरान, और बताया जाता है कि ये प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके बनाया गया है। आप देख रहे थे यहाँ पर ये ऑल्ट न्यूज़ के जो जुबैर हैं उन्होंने ये स्क्रीनशॉट लगाया है कि कैसे तमाम जो पत्रकार हैं टेलीविज़न की दुनिया के खासकर और बड़े अखबारों की दुनिया के भी, उन्हें एक ही समय में ये स्क्रीनशॉट आया, भाजपा कार्यालय से आया या उनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर तमाम लोगों ने इस बात को आगे रखा कि देखिए प्रधानमंत्री कितने महान शख्स हैं, वो रिसाइकिल्ड बोतलों से बनाई गई जैकेट पहनकर आए हैं। और जो नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत की थी, और इसी मौके पर बताया जा रहा है, ये भी मैं पढ़ रही हूँ अखबार में, ये बताया जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC ने उन्हें ये जैकेट भेंट की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैकेट का भी किस्सा आप काफ़ी कुछ तो टीवी पर सुन लेंगे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो भाषण कल का था राहुल गांधी का, बिना राहुल गांधी का नाम लिए, बिना गौतम अडानी का नाम लिए, उन्होंने कहा कि उससे इकोसिस्टम यानी जो पूरा माहौल है, ये पूरा जो समूह है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो बहुत खुश हो रहा होगा, बहुत अच्छी नींद भी आई होगी, हो सकता है जागे भी ना हो। यानी सीधे तौर पर इशारा राहुल गांधी की तरफ था।
अब यहाँ हैरानी की बात यह है कि लगभग 9 साल गुजरने के बाद एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी के अभी तक भी जो विपक्ष है वही सबसे ज़्यादा ताकतवर है। यानी इतनी बड़ी बलशाली पार्टी इतने बड़े मैंडेट के साथ दोबारा चुन के आई है, लगातार सरकार चल रही है पिछले लगभग 9 साल से, लेकिन देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, मजबूत कद्दावर प्रधानमंत्री को दिक्कत अभी भी इसी इकोसिस्टम से हो रही है। यानी वो उन तमाम लोगों का जिक्र कर रहे थे जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जुड़े नहीं हैं, बल्कि वो लोग जो कि राहुल गांधी की बातों को विपक्ष की आवाज के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें मेरे जैसे पत्रकार भी शामिल हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सरकार चलाने के लिए जितना जरूरी है सत्ता पक्ष, उससे भी ज्यादा या कम से कम उतना ही जरूरी है विपक्ष भी। तो नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि ईडी यानी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करती है जांच एजेंसी, जिनको चुनाव भी नजदीक नहीं ला पाए, ईडी ने उन विपक्षी पार्टियों को नजदीक ला दिया। इस तरह का भाषण, इस तरह का मैं कहूंगी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है विपक्षी पार्टियों के लिए। अब जब नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, राहुल गांधी ने लगाए हैं, उसके जवाब में वो कह रहे हैं कि यूपीए के 10 साल में सबसे ज्यादा बड़े घोटाले हुए हैं, और जब अब भारत की पूरी ताकत उभर कर सामने आ रही है तो ये लोग भारत की प्रगति से जल रहे हैं। 2004 से 2014 तक यूपीए ने, वो कह रहे हैं कि मौके को मुसीबत में तब्दील कर दिया। और आज नरेंद्र मोदी बड़े ही शायराना अंदाज में नजर आए संसद में, अलग अलग तरह से दुष्यंत से लेकर और बाकी तमाम लोगों के उन्होंने शेर पढ़े। उनकी शायरी का भी नमूना एक हमें नजर आया। उन्होंने कहा कि जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बढ़ रहा था, उसी वक्त में 2G में फंस गई कांग्रेस पार्टी, और सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा के दौरान ये कैश फॉर वोट में फंस गए। काका हाथरसी का भी उन्होंने शेर पढ़ा, दुष्यंत का भी उन्होंने शेर पढ़ा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर मेरा ध्यान गया, इसके अलावा कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई ऐसा डिसीजन सामने आता है, ऐसा फैसला आता है जो पसंद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दी जाती है। अगर हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, सेना है, अगर उनसे कोई, उनके जरिए कोई हमारा आगे बढ़ती है कोई बात, तो उनको पसंद नहीं आती तो उनको गाली दे दी जाती है। यानी अभी भी ये बताया जा रहा है कि उस वक्त के लोग इस तरफ के ज़्यादा मजबूत हैं, बजाय जो पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा की मशीनरी भाजपा आरएसएस से जुड़ी हुई है, जो पूरी सरकारी मशीनरी है। अब मुझे अभी तक ये लग रहा था कि कश्मीर के मामले पर सिर्फ बीजेपी का जो आईटी सेल है और बीजेपी का जो समर्थकों का एक पूरा समूह है, सिर्फ वही इस तरह की बातें करता है कि देखिए नरेंद्र मोदी ने माहौल इस तरह का तैयार किया आर्टिकल 370 के बाद, कि अब जाके राहुल गांधी वहां लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहे हैं। बड़ी हैरानी हुई कि खुद प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा कि अब इस तरह का माहौल हो गया है कि जाकर वो तिरंगा लहरा रहे हैं राहुल गांधी। और अभी अभी जो लोग जम्मू कश्मीर से घूम के आए, उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ वहां जा सकते हैं। तिरंगे से कुछ लोगों को शांति बिगड़ने का खतरा था, लेकिन वक्त का मजा देखिए, वो लोग भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए। और कुछ लोग टीवी में चमकने की कोशिश में लगे हुए थे। उसी वक्त श्रीनगर में दशकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है। आपको याद होगा मैंने महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला दोनों का इंटरव्यू किया, और दोनों ने इस बात को खासकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए खुद लाल चौक पर झंडा फहराया है। तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है कि अब सिर्फ नरेंद्र मोदी ने ही इस तरह का माहौल तैयार किया है जिससे कि अब आतंकवाद का साया नहीं है, अब कोई खौफ नहीं है और जाके वहां तिरंगा लहरा सकते हैं। इसके बाद जिस तरह के एक जीत के एहसास के तौर पर प्रधानमंत्री इसको दिखाना चाह रहे थे, उससे भी मुझे बड़ी हैरानी हुई। आपने द वायर पर मेरी दोनों रिपोर्ट देखी हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि कश्मीरी मुसलमान परेशान है, कश्मीरी जो पंडित है वो भी परेशान है, किसी भी धर्म समुदाय का व्यक्ति कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद खुश नहीं है। किस तरीके से लोगों की बोलने की आज़ादी वहाँ छीनी हुई है, कारोबार का कितना ख़राब वहाँ पर माहौल है, जो होटल से जुड़े हुए लोग हैं वो वहाँ पे कितने परेशान हैं। आप देख रहे हैं बुलडोज़र्स कश्मीर में पहुँच चुके हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग बेदखली के खौफ से वहाँ पर जी रहे हैं। सिर्फ बड़ी मछलियों को नहीं बल्कि गरीब लोग भी परेशान हो रहे हैं, जिन लोगों की लीज़ ख़त्म हो रही है। यह कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा था उनका, लेकिन उसके बावजूद उस सब का जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री यहाँ पर इस तरह की बयानबाजियाँ कर रहे हैं। इकोसिस्टम का जैसे मैंने आपको बताया कि जिक्र किया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो यूपीए के 10 साल थे वो एक लॉस्ट डेकेड था, यानी एक खो गया, गुम हो गया या ज़ाया हो गया दशक था यूपीए का, और जो 2020 से 30 का वक्त है वो भारत का दशक है ये।
और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि कंपल्सिव क्रिटिसिज्म कर रहा है विपक्ष। यानी ऐसी आलोचना नहीं है जिससे कोई फायदा हो, जिससे कोई कंस्ट्रक्टिव आगे बेहतरी की बात हो, बल्कि कंपल्सिव यानी कि करना ही है, मजबूर होके आलोचना करना ही है, क्योंकि आदत से मजबूर हैं इसलिए आलोचना करनी ही पड़ेगी। तो ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी ने कही और बहुत ही ज़ोर शोर से, जैसा उनका अपना अंदाज है, मजबूती के साथ उन्होंने कहा। एक और ख़ास बात मैं सोच रही थी, तमाम दरबारी सरकारी मीडिया के लोग बड़े दुखी होंगे इस बात से जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी टीवी पर भरोसा नहीं करते और अखबार से, टीवी और अखबार से पैदा हुए नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए खपा दिया है। और उसी वक्त जो है संसद में नारे लगने लगे मोदी मोदी, जिसका जवाब दूसरी तरफ के सांसदों ने दिया अडानी अडानी। वो भी बड़ा हास्यास्पद रहा। लेकिन जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं, नहीं अपना ही खड़ा किया हुआ, उनकी पार्टी के ही जरिए जिस तरह से पूरा ये इकोसिस्टम तैयार होता है, वो दिन रात उनके गुणगान गाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मोदी पर भरोसा टीवी और अखबार के जरिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि लोगों के अंदर उन्होंने अपने को खपाया है, लोगों के विकास में, उनके भले के लिए। जिन लोगों को गैस कनेक्शन मिला, घर मिला, शौचालय मिला, मोदी मुसीबत में काम आया है, ये लोग गालियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही इन लोगों का जो आशीर्वाद है वही मोदी के लिए सुरक्षा का कवच बनेगा। अब तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? ये किसकी है? मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं, ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं। वो समझ लीजिए 7 महत्वपूर्ण चीज़ें राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, जो कि एक्सपंज कर दी गई इनमें से कई, लेकिन ये आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है और इसलिए हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में के ज़रिए उन्होंने उसका रेफरेंस देते हुए कहा कि अडानी की शेल कंपनियां हैं, सरकार ये बताए कि आखिर ये कंपनियां किसकी हैं। इसके अलावा ये पैसा किसका है इन शेल कंपनियों में? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा सवाल, अडानी जी जो हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट और जो डिफेंस है उसको पूरी तरीके से उन्होंने पूरी इंडस्ट्री पे कब्जा किया हुआ है। ऐसे में शेल कंपनीज के बारे में जो हिंदुस्तान की सरकार ने कोई सवाल नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी है। सवाल नंबर 4, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि कितने फॉरेन ट्रिप्स पर अडानी जी आपके साथ गए हैं। सवाल नंबर 5, कितनी बार विदेशी यात्राओं में अडानी ने आपसे मुलाकात की है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे के बाद देश में अडानी जी कितनी बार गए हैं। प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के बाद उस देश में अडानी कितनी बार गए हैं, उनके साथ कितनी बार गए हैं, उनके बाद कितनी बार गए हैं। अडानी ने कितने पैसे भाजपा को दिए और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए भी उन्होंने जवाबदेही मांगी कि भाजपा को कितना पैसा मिला है। जाहिर है इसमें कोई भी सवाल, क्या वाकई आपको लग रहा है कि बेवजह पूछा गया है, बेजा पूछा गया है, गैर जिम्मेदाराना तरीके से पूछा गया है? अब जब राहुल गांधी ने तमाम आरोप लगाए हैं और इसका कोई सबूत नहीं दिया, इसलिए हटा दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया रिकॉर्ड से, तो क्या नरेंद्र मोदी जो कुछ अब संसद में बोलेंगे, क्या उसके लिए वो कोई सबूत देंगे, कोई गवाह पेश करेंगे? नमस्कार, मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूँ आप मेरी इस अपील को सुने। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।